यदि डॉक्टर सिंह के जीवन यात्रा पर नजर डाली जाए, 26 सितंबर 1932 को संयुक्त भारत के अब पाकिस्तान के चकवाल जिले के गाह गांव में उनका जन्म हुआ था। आजादी के बाद उनका परिवार भारत आ गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर डिग्री और ऑक्सफोर्ड से एमफिल तथा डीफिल किया था। कैम्ब्रिज में ही भारत के आयात निर्यात पर उन्होंने शोध किया था। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले डॉक्टर सिंह ने विदेश मंत्रालय में बतौर मुख्य आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग के सदस्य, उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, फिर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री तक कई जिम्मेदारियां संभाली। उनके वित्त मंत्रित्व काल का तो यह रोचक एक वाकया है। कहा जाता है कि जब नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस संसदीय दल ने अपना नेता चुना, तो उन्होंने देश की आर्थिक बदहाली से बचाने के लिए उन्हें एक ऐसे नाम अपने सहयोगियों को तलाशने को कहा जिन्हें वह वित्त मंत्रित्व की जवाबदेही सौंप सके और वो निभा सके सफलतापूर्वक। उन्हें रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आई.जी. पटेल का नाम सुझाया गया, पर आई.जी. पटेल द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद उन्हें दूसरा नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह का सुझाया गया। शपथ ग्रहण से मात्र 1 घंटे पहले जब वो अपने यूजीसी के चेयरमैन के तौर पर अपने कार्यालय में बैठे थे, वहाँ से राव साहब का फोन आया और उन्हें बुलाया गया और कहते हैं कि उन्हें कहा गया, इफ वी सक्सीड वी विल बोथ गेट द क्रेडिट, इफ वी फेल यू विल हैव टू गो। और इस चुनौती को उन्होंने स्वीकार कर वित्त मंत्रित्व का दायित्व संभाला और सफलतापूर्वक आज के आर्थिक उदारीकरण का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है, जिसके बल पर कथित रूप से देश वैश्विक महाशक्ति बनने की राह पर चल रहा है। पर इस व्यक्तित्व जिसके बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर भी अपने मारुति 800 की कार को सबसे अधिक पसंद करते रहे। ईमानदारी इतनी थी कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। पर यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री के तौर पर जब घोटालों की एक श्रृंखला की खबरें अखबारों चैनलों में चल रही थी और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर प्रश्न पूछा गया था, तो उन्होंने जिस तरह आरोप का जवाब दिया था कि ये सारे आरोप यूपीए 1 के काल के थे और जनता ने इन आरोपों को नकार कर दोबारा उन्हें सत्ता सौंप कर इस विवाद को ही समाप्त कर दिया। इससे पहले वित्त मंत्री के तौर पर उनके ही कार्यकाल में जब हर्षद मेहता का शेयर घोटाला हुआ था और उनसे इस पर प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने कहा था कि एक वित्त मंत्री के रूप में शेयर के प्रतिदिन के कीमत को जानना, उनकी जानकारी रखना उनकी जवाबदेही नहीं है। यह एक राजनेता, यदि वह विशुद्ध रूप से सिर्फ राजनेता हो का जवाब हो सकता है, यह माना जा सकता है, पर यह उस व्यक्ति के लिए जो अपनी ईमानदारी के लिए चर्चित रहा हो, जिसे स्वयं अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा हो और बौद्धिक रूप से एक ईमानदार मितभाषी व्यक्ति रहा हो, के लिए यह समझ से परे है। इसके अतिरिक्त उनके बारे में अगर यही लचीलापन कहा जाए तो वह इतने लचीलेपन भी नहीं थे। उनके शुरुआती दौर का एक वाकया जिसका जिक्र कई किताबों में आया है कि जब वो विदेश व्यापार मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, उस समय उनके मंत्री ललित नारायण मिश्र से एक प्रेस नोट भेजे जाने पर दोनों में मतभेद हो गया और उन्होंने यहाँ तक ललित नारायण मिश्र को अपने मंत्री तक को कह दिया कि यदि वो ऐसा नहीं मानेंगे तो वो ये पद छोड़कर अपने कॉलेज के जीवन में वापस चले जाएंगे। तो जिस व्यक्ति ने तनकर अपने एक अधिकारी के रूप में एक मंत्री के सामने तनकर इस तरह खड़ा रहने की जरूरत दिखाई हो, वह व्यक्ति जब सबसे शीर्षस्थ पद पर बैठा हो तो उसके सरकार के कार्यकाल में पॉलिसी पैरालाइसिस का वह जुमला चल पड़ा था। जब सरकार कहीं दिखती नहीं थी, चारों ओर से उस सरकार पर आक्रमण हो रहे थे। हालांकि उनके दौर के विभिन्न घोटालों में से अधिकांश
अप्रमाणित रहे, कोर्ट में साबित नहीं हो पाए, लेकिन वह सरकार ऐसी थी कि वह स्वयं अपने आरोपों का बचाव भी नहीं कर पाई थी। और यह न सिर्फ प्रधानमंत्रित्व के बाद, प्रधानमंत्री के बनने के बाद भी न जाने वह कौन सी व्यवस्था थी कि नेहरू परिवार के प्रति उनका वह लगाव इतना अधिक था कि उसके लिए जब उनके प्रधानमंत्री रहते राहुल गांधी ने उनके हाथ से कागज का पुलिंदा फाड़ कर फेंक दिया था, इस अपमान को भी वो सहते हुए उस पद पर बने रहे। और शायद नेहरू परिवार द्वारा आज उनके लिए उचित सम्मान की बात करना, जमीन उपलब्ध न कराने को लेकर शायद उनकी इसी प्रतिबद्धता, उनके परिवार के प्रति प्रतिबद्धता का ही प्रमाण होगा। पर यह कम से कम मेरे लिए तो यह अबूझ पहेली है कि ऐसा ईमानदार व्यक्ति जो स्वयं कई वर्षों तक वरिष्ठ अधिकारी रहा हो, उसका सरकार ऐसा लुंज पुंज, और वह स्वयं न जाने किन सवालों की आबरू रखने के लिए इतना डॉक्टर मनमोहन सिंह की आलोचना तक सहने को तैयार रहा। मैं नहीं समझ पाया, आज तक मैंने कई बार लिखा है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। मिलते हैं फिर अगले अंक में एक नए विषय के साथ।